पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 1। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के हेतु कराया था। मौर्य शासक अशोक के समय में यवन राज तुषास्य ने उस झील पर बांध का बनवाया था और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख इस झील के पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। रिजर्व बैंक की सिद्दीकी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो वो है कपास। बाकी चना, सरसों और जौ ये तीनों रबी की फसल है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि चना, जौ, सरसों, अलसी, मटर, आलू। जबकि जो कपास है ये है खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी। राइजोपस मुख्य रूप से एक मृतोपजीवी कवक है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो वो है कॉफी, ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 111 इसके तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 119 तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 135 तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़। तो देश के प्रमुख जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात बना है इंद्रावती नदी पर और इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। अगला है कपिलधारा जलप्रपात, ये बना है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। मीन मुट्टी जलप्रपात की अवस्थिति है केरल में कल्लार नदी पर और थलैयार जलप्रपात की अवस्थिति है तमिलनाडु में मंजलार नदी पर। अगला प्रश्न है कि मैग्नस कार्लसन देश की एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। तो यह है नॉर्वे की, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्कोलियो डांस, ऑप्शन नंबर 1।
स्कोलियोडॉन्स कॉर्डेटा संघ का एक जीव है। इसे आमतौर पर डॉगफिश या डॉग शार्क के नाम से भी जाना जाता है। वे शिकारी होते हैं और अपने शक्तिशाली जबड़ों से शिकार पर हमला करते हैं। प्रमुख लक्षण है तो इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं जो कि जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जवाब है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। इसे किसानों के द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। यह त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा तालाब और कुओं से पानी भरकर लोटा और कलश में लाती हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है रेडी वाले, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया। शुरू में यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। तो ये सभी रिजर्व बैंक के कार्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो वो है कपास। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 36 तो राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबुद्ध है तब इस भाग के द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कराएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो वो है राधानगर बीच, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अरब सागर के समुद्री तट बरकला बीच केरल में, पालोलेम बीच गोवा, केलंगूट बीच उत्तरी गोवा, राधानगर बीच अंडमान द्वीप का, गणपति फुले बीच है महाराष्ट्र का और मरारी बीच है केरल में। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा द्रुमासम डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति तो पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे बीबी गिरी, छठवें थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूके के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वर्ण परिचय 1855, मैरिज ऑफ हिंदू विडोज 1856। अगला प्रश्न है कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को, ऑप्शन नंबर 1। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार और उसके संबंधित मंत्री। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्रालय, बलदेव सिंह। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, जॉन मथाई। शिक्षा, सी राजगोपालाचारी। खाद्य और कृषि, राजेंद्र प्रसाद। रेलवे, आसफ अली। श्रम मंत्री, जगजीवन राम। प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है एहोल में, ऑप्शन नंबर डी। तो लाड़ खान का मंदिर एहोल समूह के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशन प्रथम के द्वारा 553 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सूर्य देव की आराधना के लिए किया गया था। आज इस मंदिर को शिवजी के प्राचीन मंदिरों के रूप में देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम शासकों के द्वारा इसको आवास के रूप में अपनाने के बाद इसका नाम लाड़ खान मंदिर पड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान थे कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करना। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? तो ये सभी हैं खेती के आदिम स्वरूप। भारत में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची। तो स्थानीय नाम और क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में नाम है झूम, मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया, बस्तर में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में कमन, बींगा और धाबी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो है जेब्रा। लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी और भेड़ें जैसे स्तनपायी जीव रेशे यानी कि फाइबर के सामान्य स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेला टर्सिका कहते हैं। इसका भार होता है 0.6 ग्राम। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, तो यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसकी कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। अगला है एसीटीएच हार्मोन, तो एड्रीनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। अब टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। पावरकोट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। पावल का अर्थ है पुआल, इसलिए इसे पुआल की कटाई का त्योहार भी कहते हैं। धमेग स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। यह वही स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्मिक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। इसका व्यास है 28.35 मीटर और ऊंचाई है 39.01 मीटर। अगला प्रश्न है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की एक सीमा निर्धारित की गई? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटी और नरम दल और गरम दल में। पुनः नरम दल और गरम दल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट की सहायता से एक हुए और इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई थी। अगला प्रश्न है कि मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दिसंबर से मार्च तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य त्योहार हैं गोंचा महोत्सव, बोरमदेव महोत्सव, मल्हार महोत्सव, करिया धुरवा महोत्सव। अगला प्रश्न है एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यह त्योहार मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति के द्वारा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहार हैं हॉर्नबिल महोत्सव, आओलंग, मोआत्सु, सेक्रेनेई आदि। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की गई और इस समय भारत का वायसराय था इरविन। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इसका हुआ विरोध। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे तो इसके खिलाफ एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। काले झंडे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 52 तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन और अनुच्छेद 280 वित्त